हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ह्यूमैनिटी साइंस के डर से नहीं इंटरेस्ट से लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 5 ऑफ आवर पॉलिटिकल साइंस बुक एंड द चैप्टर नेम इज चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। सो अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जब नेहरू जी की डेथ हो गई उसके बाद पॉलिटिकल सक्सेशन कैसे चला, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी ने कैसे अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को दिखाया लोगों को और अपने आप को साबित किया कि वो भी किसी से कम नहीं है, चाहे उनकी एज कम है बट उनका दिमाग किसी से कम नहीं है। अब हम देखते हैं कि हेडिंग क्या है, चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। जब जवाहरलाल नेहरू जी की मौत हो गई मई 1964 में, जब वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद दो क्वेश्चन उठने लगे कि नेहरू जी के बाद हु और नेहरू जी के बाद व्हाट, मतलब कि नेहरू जी के बाद कौन आएगा पावर में एंड नेहरू जी के बाद क्या डेमोक्रेसी सस्टेन रह पाएगी। दो तरह के ओपिनियन उठने लगे कि क्या डेमोक्रेसी अब नेहरू जी के बाद सस्टेन रह पाएगी और जो लीडर आएगा क्या वो डेमोक्रेसी को सस्टेन कर पाएगा या आर्मी रूल आ जाएगा इंडिया में। ऐसे क्वेश्चन उठने लगे थे। 1960 को डेंजरस डिकेड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावर्टी थी और इनइक्वालिटी थी, कम्युनल राइट्स थे एंड कम्युनल एंड रीजनल डिविजन्स भी थे। देन अब हम देखेंगे कि नेहरू से शास्त्री में कैसे ट्रांसफ़र हुआ। जैसे इजीली कोई भी दिक्कत ही नहीं पड़ी सक्सेशन को ट्रांसफ़र करने में, नेहरू जी से शास्त्री जी में ट्रांसफ़र हो गया। इससे हमें पता चलता है कि सारे क्रिटिक्स को हमने रॉन्ग साबित कर दिया। और फिर जैसे ही नेहरू से शास्त्री का ट्रांसफ़र कैसे हुआ, जैसे के कामराज जो उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि हमें इनको देना चाहिए एक मौका, लाल बहादुर शास्त्री जी को, और ये क्योंकि ये एक नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर थे उत्तर प्रदेश के, और इस आइडिया को सबने माना यूनैनिमसली, सबने एक्सेप्ट किया और किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया। इसलिए इनको डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और लीडर बना दिया गया। कहाँ का? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का, ना कि कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी अलग है, कांग्रेस पार्टी अलग है। कांग्रेस पार्टी हो गई आपकी एक पार्टी, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी हो गई जैसे कि जो एमपी हैं, जो एमपी बन गए हैं उनकी पार्टी, जो उनकी पार्टी, उनका लीडर। अब हम देखते हैं कि जैसे कि शास्त्री जी जो थे वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर थे उत्तर प्रदेश के, एंड वो नेहरू जी की कैबिनेट में भी रहे हैं और उनको नेहरू जी को इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ा है अपने वर्क के लिए, और वो अपनी सिंप्लिसिटी एंड कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं, अपने प्रिंसिपल के लिए। जो उन्होंने प्रिंसिपल में कमिटमेंट कर दी उनको फॉलो और इम्प्लीमेंट ज़रूर करते हैं। तो जैसे कि एक रेलवे एक्सीडेंट हो गया था, कब रेलवे एक्सीडेंट हो गया था 1957 में, तब इन्होंने कहा था कि मैं रेलवे में, तब वो उस टाइम पे ये रेलवे मिनिस्टर थे, तब इन्होंने कहा था ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सब कुछ सही से रखना है, इसलिए मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन करता हूँ। सन शास्त्री जी जब पावर में आए तो उनका टर्म बहुत कम था, 1964 से 1966 तक ही वो पावर में रहे। इतना कम उनकी जो टेन्योर था, इसका रीज़न अभी हम जानेंगे क्यों था। जैसे ही ये पावर में आए उसी टाइम पे हमने इंडिया ने चाइना से वॉर लड़ा था, और इसी टाइम पे हमारा मानसून फेल हो गया था, ड्रॉट आ गए थे हमारे यहाँ पे, तो फैमान की सिचुएशन उत्पन्न हो गई थी और हमें एक आभास होने लगा था कि अब हमारे ऊपर पाकिस्तान भी अटैक कर सकता है। हमारे जो शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जिसे स्लोगन का क्या नाम था, जय जवान जय किसान, क्योंकि उस टाइम पे ड्रॉट आ गया था और हमारे पास एक आभास भी था कि पाकिस्तान हम पे अटैक कर सकता है। इसलिए हमने अपने किसानों को, मतलब कि अपने फार्मर्स को इनकरेज करने के लिए ये नारा दिया, एंड अपने आर्मी ऑफिसर को भी इनकरेज करने के लिए ये नारा दिया ताकि वो अपनी स्किल्स को बढ़ाएं और पाकिस्तान के लीडर्स को धूल चटाएं, सॉरी पाकिस्तान के आर्मी को धूल चटाएं। देन अब हम देखते हैं कि जब ये वॉर हो गया, वॉर के बाद जब हम किसी से वॉर को एंड करते हैं तब हम एक ट्रीटी को साइन करते हैं, जिसे आर्बिट्रेशन कहते हैं। तो 1966 में वो ट्रीटी कहाँ साइन हुई? ताशकंद में साइन हुई, जो प्रेजेंट टाइम में किसकी कैपिटल है? उज्बेकिस्तान के। और किसके मध्यस्थता में किसने ये कराया था? यूएन ने तो इंटरवीन किया था, हमारे उसको रोका था। देन यूएसएसआर ने इस ट्रीटी को साइन करवाया था, और इस ट्रीटी को साइन किसने किया था? जनरल अयूब खान ने, और प्रेसिडेंट ने हमारे जो थे, कौन थे हमारे प्रेसिडेंट थे? शास्त्री जी। देन हमने देखा कि इसी बीच हमारे यहाँ पे खबर आई कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गुजर गए हैं। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन उठने लगा कि अब शास्त्री जी के बाद कौन आएगा। इस टाइम पे दो कंपटीटर थे, मतलब एक थे मोरारजी देसाई, एक थी इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस लीडर थे, वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे बॉम्बे के। बॉम्बे उस टाइम पे जो था महाराष्ट्र और गुजरात को मिला के बॉम्बे एक स्टेट था, और वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं सेंटर में। इंदिरा गांधी
जो थी डॉटर थी जवाहरलाल नेहरू जी की, एंड इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं कांग्रेस पार्टी की, एंड पास्ट में और यूनियन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। और यूनियन मिनिस्ट्री कौन सी, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में, जब शास्त्री जी पीएम बने थे। बट सीनियर लीडर ने क्या सोचा कि अब भैया हम इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम भैया मोरारजी देसाई को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। और बट ये डिसीजन यूनानिमस नहीं था, जैसे उस टाइम पे यूनानिमस था, सब लोग चाह रहे थे कि शास्त्री जी बन जाएं, बट इसमें सब लोग नहीं चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी या सिर्फ मोरारजी देसाई बन जाए। बट तो इसलिए जो एमपी हैं उनका एक सीक्रेट बैलेट पेपर वोट हुआ, उसमें देखा गया कि इंदिरा गांधी ने जीत हासिल कर ली है। इंदिरा गांधी ने 2/3 मेजोरिटी के साथ मोरारजी देसाई को हरा दिया है, इसलिए पीसफुल ट्रांजिशन हो गया। मतलब कोई भी इतना ज़्यादा कंपटीशन होने के बावजूद पीसफुल ट्रांजिशन हो गया, शास्त्री से इंदिरा गांधी पीएम बन गई, इसमें कोई भी रुकावट का सामना करना नहीं पड़ा। इसलिए हमें ये पता चलता है कि हमारी डेमोक्रेसी में कितनी मैच्योरिटी है। ये साबित करता है कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी मैच्योर है। एंड अब हम देखते हैं कि जैसे अब इसमें था कि इंदिरा गांधी को सीनियर लीडर ने क्यों चूज किया, मोरारजी देसाई को क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि मोरारजी देसाई एक एक्सपीरियंस लीडर थे और इंदिरा गांधी एक अनएक्सपीरियंस लीडर थी। वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस थी, और इनएक्सपीरियंस होने के साथ साथ सीनियर लीडर ने सोचा कि भैया अगर इनको हम चूज कर देंगे तो ये हम पे डिपेंड होंगी, और हम पे डिपेंड होंगी तो सरकार कौन चला रहा होगा, हम चला रहे होंगे। तो इनका सोचना ये था। देन इन्होंने सोचा कि अब सपोर्ट के लिए, गाइडेंस के लिए इनको हम पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, तो सरकार भैया पूरा देश हम चला रहे हैं। देन हमने देखा कि इंदिरा गांधी ने और इंदिरा गांधी के पास क्या क्या मुसीबतें आई। इंदिरा गांधी को अब लीड करना था पूरी पार्टी को, और इसी टाइम पे उनके लिए इकोनॉमिक सिचुएशन भी आ गई थी, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बेकार हो गई थी हमारे इंडिया की। देन अब हम देखते हैं कि 4 जनवरी इलेक्शन 1967, इस जनवरी इलेक्शन को लैंडमार्क कंसिडर किया जाता है पूरे इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इस टाइम पे ही कांग्रेस थोड़ा डगमगा गई थी। और फिर आप देखते हैं कि इलेक्शन कैसे हुए। जब इलेक्शन होने थे 4 जनरल इलेक्शन, ये प्राइम मिनिस्टर, हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर खत्म हो चुके थे, डाइड हो गए थे, एंड जो न्यू प्राइम मिनिस्टर आया था उनको एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस समझा जाता था, और उनको सिर्फ लेस देन अ ईयर, 1 ही साल से कम भी हुआ होगा तब उनको 1967 का इलेक्शन में लीड करना था कांग्रेस पार्टी को। देन इस टाइम पे हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हो गई थी, हमारे यहाँ पे मानसून फेल हो गया था एंड ड्रॉट हो गई थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गया था एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा कम हो गया था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होने के कारण हमें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, इसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बहुत कम हो रहा था, क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, जितना इंपोर्ट कर लेते थे, इसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी डिप्लीट हो रहा था। और हमने इस टाइम पे देखा था कि हमारा एक्सपेंडिचर भी मिलिट्री में ज़्यादा खर्चा हो रहा था, ना कि जो इसेंशियल गुड्स हैं उनको बनाने के लिए। देन हमने देखा कि एक मेजर रीज़न ये था कि इंदिरा गांधी ने बहुत बेकार डिसीजन ले लिया था इस टाइम पे। और इस टाइम पे डिसीजन क्या लिया था, इस टाइम पे ये डिसीजन लिया था कि इंदिरा गांधी जी ने डिवैल्यू कर दिया था इंडियन रुपये को एज कम्पेयर टू द डॉलर में। जैसे कि ये कंपल नहीं था, फोर्स किया गया था यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा किसको, इंदिरा गांधी जी को, कि आप अपनी मनी वैल्यू को गिराइए, और इंदिरा गांधी ने गिरा दिया था। जैसे कि पहले जो था लेस दैन 5 रुपये में भी $1 मिल जाता था, बट इस डिसीजन के कारण अब 7 रुपये से ज़्यादा आपको देना पड़ेगा तब आपको $1 मिलेगा, और इसकी वजह से प्राइस भी हो गया था बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इन्फ्लेशन आ गया था हमारे कंट्री में, और इसकी वजह से पीपल्स को स्कैरसिटी हो गई थी फूड की, एंड अनएम्प्लॉयमेंट को, और फूड स्कैरसिटी थी, और इसेंशियल कमोडिटी के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होने लगे थे, जैसे बंस, हड़ताल्स, ये सब ऑर्गेनाइज होने लगे थे। और गवर्नमेंट ने इसको क्या समझा, गवर्नमेंट ने इसको समझा ये प्रोटेस्ट जो है ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ना लोगों की प्रॉब्लम है। लोगों की प्रॉब्लम इन्होंने समझा नहीं कि लोगों की कितनी सफरिंग है, इन्होंने समझा कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, ये पुलिस अच्छे से संभाल नहीं पा रही इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर से ठीक भी हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इनको भाव नहीं दिया, इसलिए कम्युनिस्ट एंड फिर इसमें जो अपोजिशन पार्टी भी उतर गई, जैसे कम्युनिस्ट एंड जो सोशलिस्ट पार्टी थी उन्होंने स्ट्रगल से लॉन्च किए इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। दैन मार्क्सिस्ट एंड लेनिस्ट
पार्टी जो थी मार्क्सिस्ट पार्टी CPI-M एंड CPI-ML, इन्होंने आर्म्ड अपराइजिंग किया कि आर्म्ड हथियार उठा के गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और इस टाइम पे हिंदू मुस्लिम राइट्स भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। नॉन कांग्रेसिज्म, इस टाइम पे जो अदर पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टी हैं उन्होंने सोचा, उन्होंने भी प्रोटेस्ट में शामिल हो गए और लोगों को भड़काने लगी कि आप प्रोटेस्ट करिए। और इसी टाइम पे जो पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टी थी उनको समझ में आ गया था कि कांग्रेस को हराया जा सकता है, क्योंकि हम लोग जो हैं जो इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं इलेक्शन, जिसकी वजह से हम लोग के वोट डिवाइड हो जाते हैं और उसी टाइम पे कांग्रेस को हमसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस जीत जाती है, हम लोग हार जाते हैं। और इसी की वजह से इन्होंने कहा कि, और इस आइडियोलॉजी को क्या कहा है, राम मनोहर लोहिया जी ने ये आइडियोलॉजी दिया था और इसको नाम क्या दिया गया, नॉन कांग्रेसिज्म। और इसी की वजह से बहुत सारे जो स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट तब भी इनके इतने ज़्यादा कहने के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी अलायंस नहीं बना, और स्टेट गवर्नमेंट में बस कुछ जो अपोजिशन पार्टीज थी वो चाहे उनकी आइडियोलॉजी भी अलग हो वो भी अपने एक अलायंस बना लेती थी, यूनाइटेड अलायंस, और फिर वो लड़ती थी। और उससे पहले वो डिसाइड कर लेती थी कि हम कितनी वोट शेयर करें, हमारे इतने में चीफ मिनिस्टर बने, हमारे इतने मिनिस्टर बनेंगे, तुम्हारे इतने मिनिस्टर बनेंगे, ये डिसाइड कर लेते थे पहले से। देन हमने देखा कि अब राम मनोहर लोहिया ने ये आइडियोलॉजी तो दे दी थी, बट उनको एक थ्योरेटिकल आइडियोलॉजी भी तो देनी होगी लोगों को समझाने के लिए। ये तो भैया अपनी अंदर की बात है, अब ये बाहरी बात भी तो करनी होगी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भैया ये कांग्रेस जो है ये नॉन डेमोक्रेटिक है, इसमें कोई भी डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं रहेगी हमारे यहाँ की, और ये जो सिर्फ ये रिच लोगों की पार्टी है, रिच लोगों को भला कर रही है, ना तो ऑर्डिनरी पीपल से कोई ये चाहती है कि ऑर्डिनरी पीपल सफ़र करें। इसलिए इन्होंने कहा कि भैया अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए तो नॉन कांग्रेस पार्टी को जिताइए। देन फिर इलेक्टोरल वर्डिक्ट क्या आया, इलेक्शन हुए, इलेक्शन में पोलराइजेशन हो गया था, एक टाइम नॉन कांग्रेस पार्टी आ गई थी, एक टाइम कांग्रेस पार्टी, एक तरफ कांग्रेस एक तरफ नॉन कांग्रेस। 4 जनरल इलेक्शन हुए फरवरी 1967 में। ये जो इलेक्शन था पहली टाइम इसका विदाउट नेहरू जी के बिना लड़ा गया था। इसका रिजल्ट क्या था, कांग्रेस पूरी तरह से जॉल्टेड हो गई, मतलब बिल्कुल हिल गई, और नेशनल स्टेट लेवल बोथ में। यानी इसको इलेक्शन को क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी कहा जाता है। वो जो कांग्रेस है वो मेजोरिटी बसा ले आई थी लोकसभा में, नहीं तो मेजोरिटी भी लाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल की बात हो गई थी। दैन अब हम देखते हैं कि 1952 से सबसे कम वोट इस इलेक्शन में कांग्रेस को मिलता है, और कांग्रेस के जो सीनियर बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित मतलब एमिनेंट लीडर्स थे वो भी हार गए, जैसे के कामराज तमिलनाडु में हार गया, एस के पाटिल महाराष्ट्र में हार गए थे, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल में हार गए थे, के पी साहब बिहार में हार गए थे। देन हमने देखा कि ये स्टेट्स में क्या रिजल्ट आया, स्टेट्स में रिजल्ट आया कि कांग्रेस 9 स्टेट्स में सरकार नहीं बना पाई। इसमें से 7 स्टेट जो थे उनमें तो कांग्रेस को मेजोरिटी मिली नहीं, और 2 स्टेट्स में ऐसा हुआ कि डिफेक्शन काम कर गया। डिफेक्शन मीन्स टू, अभी हम पढ़ेंगे डिफेक्शन क्या होता है। डिफेक्शन की वजह से कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। 9 स्टेट से कौन कौन से उनके नाम क्या है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड केरला। एंड मद्रास में तो ऐसा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला। देन मद्रास में ऐसा था कि मद्रास में तो कोई कोलिशन अदर जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी उनको कोई कोलिशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये जो DMK पार्टी थी वहाँ पे उसने मेजोरिटी हासिल कर ली। ये पहली बार हुआ था कि नॉन कांग्रेस पार्टी स्टेट में कभी मेजोरिटी के साथ पावर में आई है। देन आफ्टर हैविंग DMK कैसे जीती थी, क्योंकि इन्होंने स्टूडेंट का साथ दिया था जो एंटी हिंदी प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसकी वजह से ये पावर में आ गई थी, है ना। अब हम देखते हैं कि 8 स्टेट्स में तो ये नॉन कांग्रेस पार्टी कोलिशन के साथ बनी, और एक स्टेट में जो मद्रास में मेजोरिटी में एक पार्टी आ गई DMK, उसने जीत हासिल कर ली। उस टाइम पे एक पॉपुलर सेइंग हुआ करती थी, कुछ लोग कहते थे कि अगर आपको रूट ट्रैवल करना है दिल्ली से हावड़ा तक, तब आपको एक भी स्टेट नहीं मिलेगा जो कांग्रेस से रूल किया जाता है। देन हम देखते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट कैसे बनी। उस टाइम पे जब हमने बताया नॉन कांग्रेस में आइडियोलॉजी तो दी गई, बट कुछ स्टेट्स में इसको अप्लाई किया गया, कुछ स्टेट्स में फ्रंट्स बन गए, अलायंस बन गए, बट मेजोरिटी ऑफ अलायंस तो बन गए, बट ज़्यादातर स्टेट्स में इलेक्शन जो 1967 में हुए वहाँ पे कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं पाई। ना तो ये क्या कहते हैं, ये जो फ्रंट्स बने इनको पार्टी मिली, ना तो कोई ना तो एक पार्टी कोई भी जीती, सिर्फ वहाँ पे क्या कहते हैं मद्रास में, जिसको तमिलनाडु अभी कहते हैं। फिर अब हमने देखा कि यहाँ पे फिर पार्टियाँ कैसे बनी। यहाँ पे पार्टियाँ बनी संयुक्त विधायक दल, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ कोलिशन गवर्नमेंट जो सब जगह बनी वहाँ उनको मेजरली क्या नाम दिया गया, संयुक्त विधायक दल, मीन्स SVD गवर्नमेंट्स।
जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स जो बन रही थी कोalition के साथ, उनको एसवीडी गवर्नमेंट थी। जैसे एसवीडी गवर्नमेंट जो बिहार की हम देख सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट आइडियोलॉजी की पार्टी शामिल थी। जैसे एसएसपी हो गई, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो गई, देन सीपीआई हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेफ्ट फ्रंट हो गई, एंड जन संघ राइट में हो गई। फिर पंजाब में एक पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट था, ये भी कोलिशन था, उसमें था पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट था। इसमें कौन कौन सी पार्टी थी? उसमें दो राइवल पार्टी थी अकाली पार्टी में, जैसे संत ग्रुप हो गया, मास्टर ग्रुप हो गया, विद कम्युनिस्ट पार्टी में दोनों थी, सीपीआई एंड सीपीआईएम हो गया, एंड एसएसपी हो गया, रिपब्लिकन पार्टी एंड भारतीय जनसंघ हो गया। देखते हैं कि देखते हैं, देख ही सकते हैं आप कि कितनी डिफरेंट आइडियोलॉजी वाली पार्टीज भी साथ में आ रही थी, और सिर्फ कांग्रेस को ना आने के लिए मिल रही थी। देन अब हम देखते हैं कि जैसे डिफेक्शन ये बहुत ज़्यादा फीचर रहा कांग्रेस को ना आने के लिए। पावर में दो स्टेट्स में तो लिखा है वहाँ पे, बट यहाँ पे आप देखेंगे 3 स्टेट्स के बारे में, बट 2 स्टेट्स वहाँ पे लिखा है, बट यहाँ पे तो 3 स्टेट बताए गए, तो आप नाम याद कर लीजिए 3 स्टेट्स के। देन अब हम देखा कि इंपॉर्टेंट फीचर रहा पॉलिटिक्स में 1967 के इलेक्शन में डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन ये होता है जब एक पर्सन किसी पार्टी के सिंबल से इलेक्ट हुआ है, बट जब वो इलेक्शन जीत जाता है तब वो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? डिफेक्शन कहते हैं। तो आपको समझ में आया डिफेक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक पर्सन जिस पार्टी के सिंबल से इलेक्ट हुआ है वो लूज कर देता है या छोड़ देता है उस पार्टी को, और फिर दूसरी पार्टी में चला जाता है, और वहाँ पे उसकी सीट हो जाती थी पहले, लेकिन अब ये रूल पास कर दिया गया है कि अब आप अगर कि एक पार्टी के सिंबल से इलेक्ट हुए हैं और अगर आप दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो आपकी सीट भी कैंसिल हो जाएगी। देन अब हमने देखा कि ये किस स्टेट में प्रिवेलेंट था, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में एंड उत्तर प्रदेश में इसने बहुत ज़्यादा किया, और वहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं बन पाई इसके डिफेक्शन की वजह से। और उस टाइम पे एक पॉपुलर सॉन्ग हुआ करती थी आया राम गया राम, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि आया राम गया राम डिफेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज हुआ करती थी, क्योंकि एक क्या कहते हैं, एक गया लाल जो एमएलए थे हरियाणा में, एमएलए थे हरियाणा में 1967 के इलेक्शन में, उन्होंने 3 बार पार्टी बदली थी 14 दिन में, और पहले वो कांग्रेस में गए, फिर यूनाइटेड फ्रंट में, फिर कांग्रेस में, फिर यूनाइटेड फ्रंट में, ऐसे ही वो चलते रहे। फिर एक कांग्रेस के एक मतलब कि मेंबर ही थे पार्टी के, उन्होंने उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी चंडीगढ़ में, उन्होंने कहा कि उनका नाम था राव बीरेंद्र सिंह, उनसे पूछा गया कि भैया आप गयालाल कहाँ? तो भैया ने कहा कि गयालाल आया उनका क्या नाम था? गया लाल। तो उन्होंने कहा कि आया राम गया राम। उन्होंने कहा कि रुकिए एक मिनट, गया लाल फिर से आवाज फ्रिज, रुकिए गया राम आया राम। देखिए उन्होंने कहा गया लाल उनका नाम था। अब उनसे पूछा गया कि गया लाल इज वेयर, तो उन्होंने कहा गया राम नाउ आया राम। गया राम जो गया चला गया था वो हमारे यहाँ पे आ गया है, तो इस फ्रेज को यूज किया जाने लगा डिफेक्शन में और कार्टून्स में शो किया जाने लगा। देन हम देखते हैं कि स्प्लिट हुआ कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस में तो पहले से ही हम देख सकते हैं मन मुटाव थे, वो सीनियर लीडर ने अपने दिमाग लगा के तो कांग्रेस में इंदिरा गांधी को पीएम बनाया था, बट अब देखते हैं कि हम क्या कांग्रेस में इंदिरा गांधी ने अपने घुटने टेक दिए इनके सामने, या उन्होंने अपना वर्चस्व अपना ही अपने आप को दिखाने के लिए, अपना सुपरसीलियस दिखाने के लिए एंड सुपीरियोरिटी को दिखाने के लिए क्या क्या चीज़ें की इंदिरा गांधी जी ने। अब हम देखते हैं 1967 के जब इलेक्शन हो गया, 1967 के इलेक्शन के बाद सेंटर में मेजोरिटी बस हासिल कर पाए थे, और बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस ने अपनी पावर को खो दिया था। इसकी वजह से ये जो रिजल्ट आए थे वो इससे पता चल गया था कि कांग्रेस को भी डिफीट किया जा सकता है, बट उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आया था। जो मोस्ट ये जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स जो बनी थी वो स्टेट्स में वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए, क्योंकि उनके कोई एम ही नहीं था, और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल गवर्नमेंट थी, और इसलिए कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह से हट गई। तो अब देखते हैं कि इंदिरा वेस्ट द सिंडिकेट। अब रियल चैलेंज जो था इंदिरा गांधी को, वो अपोजिशन से नहीं आ रहा था, उनको तो अपनी खुद ही की पार्टी से आ रहा था। अब हम सिंडिकेट का मीन्स जान लेते हैं। सिंडिकेट कौन है? सिंडिकेट एक इनफॉर्मल टर्म्स है जो उन लीडर्स के लिए यूज किया जाए जो सीनियर है। जैसे कि अब हम देख सकते हैं के कामराज जो फॉर्मर मिनिस्टर थे, कहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तमिलनाडु के, और प्रेसिडेंट भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। और फिर हम देखते हैं और कुछ पावरफुल लीडर जैसे एस के पाटिल ऑफ बॉम्बे सिटी, लाइक मुंबई अभी कहा जाता है, निजलिंगप्पा जो मैसूर कर्नाटक थे, एंड संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश के जो थे, एंड अतुल्य घोष कहाँ के थे? वेस्ट बंगाल के थे। एंड लाल बहादुर शास्त्री कहाँ के थे? लाल बहादुर शास्त्री
एंड इंदिरा गांधी ओन्ड दियर पोजीशन टू द सपोर्ट, इन्हीं से सपोर्ट पाके ही जो इंदिरा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री पावर में आए थे। इस ये जो ग्रुप था इंदिरा गांधी फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आल्सो इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसने डिसीसिव रोल भी लिया। जैसे कि इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया गया, तो पीएम बनने के बाद जो चीफ मिनिस्टर जो मिनिस्टर बनते हैं उसमें इनका कुछ रोल रहा डिसाइड करने में कि कौन कौन से चीफ मिनिस्टर क्या क्या चीफ मिनिस्टर पोस्ट दी जाएगी किस पर्सन को। देन अब देखते हैं कि कांग्रेस में स्प्लिट आ गया। कांग्रेस में क्या आ गया, स्प्लिट आ गया। कांग्रेस में स्प्लिट आया लीडर्स में, और कौन कौन सी कांग्रेस बन गई, कांग्रेस ओ बन गई, कांग्रेस आर बन गई। और ये जो सीनियर लीडर थे इन्होंने 1971 के इलेक्शन में जो समझा जा रहा था यही लीड करेंगे अब कांग्रेस पार्टी को, इन्होंने अपनी पार्टी से पूरे हाथ ही धो दिया, इनको कोई किसी ने पसंद ही नहीं किया। फिर अब हम देखते हैं कि जैसे उनको अपोजिशन से तो डील करना ही था, साथ में उनको सिंडिकेट से भी डील करना है। सिंडिकेट एक ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंसर लीडर्स हैं, जो सीनियर लीडर हैं उन्हीं को सिंडिकेट कहते हैं। सिंडिकेट ने बहुत ज़्यादा मेन रोल निभाया था इंदिरा गांधी को पीएम बनाने में और शास्त्री जी को पीएम बनाने में। फिर हम देखते हैं कि जैसे लीडर्स जो इंदिरा गांधी थे वो ये सोच रहे थे कि इंदिरा गांधी हमसे भैया एडवाइस ले। इंदिरा गांधी ने लेकिन क्या किया, इंदिरा गांधी ने अपनी पोजीशन असर्ट करने के लिए उन्होंने अपने कुछ ट्रस्टेड मेंबर्स को चुना और जिनसे वो एडवाइस ले सके, और स्लोली स्लोली वो अपने आप को इनको अपने आप से साइडलाइन करती रही। फिर इंदिरा गांधी ने दो चैलेंजेस फेस किए, उनको अब अपने आप को एक लीडर की तरह उभार के आना है। और जो 1967 में जो उन्होंने जो स्टेट्स में और सेंटर में जो अपना वर्चस्व खोया है कांग्रेस का, उसको भी लाना है, उसको भी रिगेन करना है। मतलब जैसे उन्होंने सीट खो दी हैं स्टेट्स में एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उनको मेजॉरिटी बसा मिली है, तो उनको सारी सीटों को एक्वायर करना है। 1967 के इलेक्शन में सबको जीतना है। देन जैसे इसमें दो चैलेंजेस थे, पहला चैलेंज था उनको अपनी इंडिपेंडेंस करना है, इंडिपेंडेंस दिखाना है, अपनी एक इमेज बनाना है सिंडिकेट से हटके, और उनको रिगेन करना है जहाँ पे उन्होंने लॉस्ट किए इलेक्शन में जो जो पॉइंट्स। इंदिरा गांधी ने अडॉप्ट किया एक बोल्ड स्ट्रैटेजी। अब इन सबको चीज़ों करने के लिए इंदिरा गांधी ने एक बोल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। उन्होंने अपना ये जो आइडियोलॉजी थी जैसे कि सेंट्रलाइज्ड पार्टी जो कांग्रेस पार्टी जान जाती है, उसको शिफ्ट कर दिया लेफ्टिस्ट पार्टी में। लेफ्टिस्ट पार्टी वो पार्टी हो जो पुअर के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करती है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाती है, सिर्फ पुअर की बातें करती है। देन अब हम देखते हैं कि कांग्रेस, फिर इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कम्युनिटी बनाई। उसने कांग्रेस वर्किंग कम्युनिटी 10 पिन पॉइंट प्रोग्राम मई 1967 बनाई, जिसमें क्या था, नेशनलाइजेशन था ऑफ जनरल इंश्योरेंस और बैंक्स का, एंड सीलिंग थी अर्बन प्रॉपर्टी पे एंड इनकम पे, और डिस्ट्रीब्यूशन था फूड ग्रेन्स का एंड लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रोविजंस ऑफ हाउस साइड्स ऑफ रूरल पुअर। तो ये सब चीज़ों के लिए इंदिरा गांधी ने क्या सोचा, इन दो चैलेंजों को टैकल करने के लिए ये सब प्रोग्राम लाई, ताकि वो उनको लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी इमेज उनकी बन जाए और इंडिपेंडेंस वो गेन कर पाएँ इनसे। देखते हैं अब हम कि जैसे कि पहले तो राइवलरी थी, जैसे कि हम देखते हैं कि स्प्लिट होने लगा था अंदर से, लेकिन किसी को पता चल नहीं रहा था कि उनके बीच में मतभेद हैं सीनियर लीडर एंड कांग्रेस के बीच में, क्योंकि कांग्रेस ने अपने एडवाइज़र को चुन लिया था जिन पे वो भरोसा कर सकती हैं। इसकी वजह से ये जो स्प्लिट था वो पूरी तरह से नज़र कब आया 1969 के इलेक्शन में। जैसे कि फैक्शन राइवलरी तो थी पहले से सिंडिकेट है इंदिरा गांधी के बीच में, लेकिन ओपन कब हुई 1969 में। इसमें जो प्रेसिडेंट जो जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी, इसलिए जो प्रेसिडेंट की सीट खाली हो गई थी। और जैसे कांग्रेस जो पार्टी थी उसने किसको कैंडिडेट की तरह उतारा, एन संजीवा रेड्डी। और एन संजीवा रेड्डी जो थे एक राइवल थे कांग्रेस पार्टी के, और सॉरी कांग्रेस के नहीं, इंदिरा गांधी के वो राइवल थे। इसीलिए उन्होंने जो ये सीनियर लीडर ने उन्होंने एन संजीवा रेड्डी को एक कैंडिडेट की तरह उतारा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो ये भी इनको रोक पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे हम इंदिरा गांधी को। बट इंदिरा गांधी ने क्या दिमाग दिया, और उस टाइम पे एन संजीवा रेड्डी कौन थे, एक लोकसभा स्पीकर थे उस टाइम पे। और फिर इंदिरा गांधी ने किसको कहा, इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को। वीवी गिरी उस टाइम पे क्या थे, वीवी गिरी उस टाइम पे थे वाइस प्रेसिडेंट। उनको कहा कि भैया आप उनको पॉइंट आउट किया कि तुम बन जाओ, तुम इंडिपेंडेंट लड़ जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। तो उन्होंने कहा कि आप इंडिपेंडेंट फाइल कर दीजिए अपने कैंडिडेट के नेम को। देन वीवी गिरी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह इलेक्शन में उतर गए। सन उन्होंने अनाउंस कर दिया कि, और उसी टाइम पे जैसे हमने देखा कि इनको फुलफिल करने के लिए कांग्रेस, जैसे कि कांग्रेस अब अपना पाथ बना रही, सॉरी इंदिरा गांधी अपना पाथ बना रही थी कि उनकी पॉपुलैरिटी को गेन करें। हमने देखा था कि 10 पिन पॉइंट प्रोग्राम को, रुकिए एक मिनट, 10 पिन पॉइंट प्रोग्राम को उस टाइम पे लागू नहीं शायद किया गया था,
टू अडॉप्ट 10 इस टाइम पे लागू नहीं हुए थे ये प्रोग्राम, सिर्फ लेकर आई थी वो बातें कही थी कि हम ये चीज़ें करेंगे। फिर उन्होंने अनाउंस भी किए, फिर जैसे कि वो तो अडॉप्ट किए उन्होंने, उनको सिर्फ वो कांग्रेस कमेटी ने बताया, जो कांग्रेस कमेटी उन्होंने बताया कि हम ये आप 10 पॉइंट प्रोग्राम लेफ्ट ओरिएंटेशन आपको मैंने आप ये चीज़ें करिए। देन उन्होंने अनाउंस कर दिया उस टाइम पे कि हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। जैसे हम करने वाले हैं कि नेशनलाइजेशन करने हैं 14 बैंक्स का, प्राइवेट बैंक्स का, और एबोलिशन करने हैं प्रीवी पर से भी जैसे कि कुछ अलाउंस होते थे जो प्रिंसली स्टेट्स में, जो हमने जैसे उनको इंटीग्रेट किया था अपने इंडियन बाउंड्री में, इंडियन टेरिटरी में, तो हमने उनको अलाउंस देने का वादा किया था कि हाँ आप अपनी पावर दे दीजिए हमको, इंडियन गवर्नमेंट को, हम आपको अलाउंस देंगे और आपकी फैमिली को भी अलाउंस देंगे। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि नहीं ये सब नहीं चलेगा, हम प्रीवी पर्थ को अबॉलिश कर देंगे क्योंकि ये इक्वालिटी के खिलाफ है एंड डेमोक्रेसी के खिलाफ है। देन अब हम देखते हैं कि जैसे मोरारजी देसाई जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे और फाइनेंस मिनिस्टर, उनसे उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा ये तो मोरली हम उनको हार्म कर रहे हैं ना, हम मोरली उनके साथ धोखा कर रहे हैं। देन हमने देखा कि देन कांग्रेस प्रेसिडेंट जो एस निजलिंगप्पा थे, उन्होंने एक व्हिप जारी कर दिया कि कांग्रेस के एमपी और एमएलए को किसको वोट करना है, संजीवा रेड्डी को, ना कि वीवी गिरी को। देन ऑफिशियल कैंडिडेट क्योंकि पार्टी का कौन है, एन संजीवा रेड्डी, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हमें एक रिक्वेस्ट चंड किया और एक स्पेशल मीटिंग कंडक्ट करने की कहा कि AICC का, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस। देन इसीलिए बाद में जब कांग्रेस में स्प्लिट आ जाता है तो इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस को पार्टी को क्या कहा जाता है, कांग्रेस आर, और आर का मतलब क्या होता है, रिक्विजिनिस्ट्स। देन अब हम देखते हैं कि जैसे कि आफ्टर साइलेंटली, फिर जैसे पहले तो सपोर्ट कर रही थी साइलेंटली, फिर उन्होंने सामने सामने सारे वोटर्स को जो MP और MLA को उनको कहा कि आप अपने कंसाइंस के वोट करिए, आप किसी की मत सुनिए, आप इस व्हिप को फॉलो मत करिए, आप अपने कंसाइंस से वोट करिए। जिसका मतलब क्या है कि आप MP MLA को ना कि वोट नहीं करना है संजीव रेड्डी को, उनको वोट करना है वीवी गिरी को। और इसी में क्या होता है, वीवी गिरी जीत जाते हैं और डिफीट हो जाती है संजीव रेड्डी के हारने के बाद क्या होता है, कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को तो अपनी पार्टी से हटा दिया, कहा कि चलो निकलो अब तुम हमारी पार्टी में, जब तुम हमारी बात ही नहीं मान रही हो तो हम तुम्हें क्यों पार्टी में रखें। इसकी वजह से कांग्रेस ने क्या कहा, हमारी पार्टी जो लेकिन बट इसने निकलने के बाद जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने कहा कि हम जो निकले हैं हम एक रियल कांग्रेस है और तुम क्या हो, तुम एक कंजर्वेटिव कांग्रेस हो। और जैसे नवंबर 1969 में ये स्प्लिट पूरी तरह से हो गया और सिंडिकेट की पार्टी कौन सी हो गई, कांग्रेस ओ, एंड इंदिरा गांधी की पार्टी क्या हो गई, कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट। तो है ना, ऐसे ही इनको जाना जाता है ओल्ड कांग्रेस एंड न्यू कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और इंदिरा गांधी जी ने ऐसा प्रोजेक्ट किया कि ये तो भैया आइडियोलॉजिकल डिवाइड हुआ, ये कोई वैसे नहीं कि हमने धोखा किया, ये तो भैया आइडियोलॉजिकल डिवाइड हो गया है, हम तो भैया सोशलिस्ट पैटर्न में अपना काम करते हैं। और ये जो है, ये जो सिंडिकेट लीडर हैं ये कंजर्वेटिव्स हैं, ये और ये एक डिफ्रेंसिएशन हुआ है प्रो पुअर एंड प्रो रिच के बीच में। अब देखें हम प्रीवी पर्थ के बारे में, अब देखते हैं कि जैसे कि हम देखा है कि इंटीग्रेशन जब हुआ, हमने इंटीग्रेट किया प्रिंसिपली स्टेट्स को अपने यहाँ पे अंडर में। देन रूलर, हमने उनसे वादा किया कि हम जो ये रूलर्स हैं उनको अलाउ करेंगे कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ रख सकते हैं और आपको हेरेडिटरी अलाउंस भी है कि आपके जनरेशन बाई जनरेशन या पास भी हो सकती है प्राइवेट प्रॉपर्टी, और गवर्नमेंट आपको अलाउंस भी देगा और कुछ रेवेन्यू भी कलेक्ट करने की आज़ादी देता है। देन ये जो प्रीवी पर्थ था ये उस टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, बट इसलिए ज़रूरी था उस टाइम पे क्योंकि हमें अपने इंटीग्रेशन को मेन एम पे रखा था हम लोगों ने। देन बट हेरिडेटरी जो प्रिविलेज था वर नॉट कॉन्सोनेंट्स विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड सोशलिज्म। जैसे कि ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल से बिल्कुल मैच ही नहीं खाता है एंड इसीलिए नेहरू जी ने एक्सप्रेस किया इसके ऊपर डिससेटिस्फैक्शन। इसीलिए 1967 में जब इंदिरा गांधी ने अपने पावर को एग्जर्ट करने के लिए सपोर्टेड किया कि डिमांड दैट प्रीवियस पर्थ को एबॉलिश हो जाना चाहिए, इसलिए मोरारजी देसाई ने कहा कि ये तो हम तो मोरली रॉन्ग कर रहे हैं एंड माउंटिंग कर रहे हैं ब्रीच ऑफ फेथ विद द प्रिंसेस, हम तो उनका भरोसा तोड़ रहे हैं प्रिंसेस का। देन गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिंग एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1970 में, बट ये पास नहीं हुआ। अमेंडमेंट करने की कोशिश की बट राज्यसभा में पास नहीं हो, इसलिए
जब ऑर्डिनेंस भी उन्होंने क्या कहते हैं, कांग्रेस ने ऑर्डिनेंस, इंदिरा गांधी जी ने ऑर्डिनेंस इशू किया, बट इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट ने हमने पास रख लिया। फिर इंदिरा गांधी ने फिर तब भी ये अबॉलिश नहीं हुआ। फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने अपना एम रखा कि भैया अगर मैं 1971 का इलेक्शन जीत जाती हूँ तो मैं प्रीवी पर्स को अबॉलिश कर दूंगी, और इसलिए प्रीवी पर्स अबॉलिश भी हो गई क्योंकि वो जीत गई थी 1971 का इलेक्शन। देन अब आप देखते हैं कि 1971 का इलेक्शन क्या हुआ, स्प्लिट हो गया कांग्रेस में। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट एक बन गई, और गवर्नमेंट जो बन गई इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, तो स्प्लिट हुआ कांग्रेस में। इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर निकाले, इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस आर हो गई और सिंडिकेट की पार्टी कांग्रेस हो गई। अब लेकिन पावर में कौन आएगा, पावर में कांग्रेस ही आई, क्योंकि कांग्रेस ने सपोर्ट ले लिया कुछ पार्टी से, जैसे हो गई डीएमके पार्टी, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़कम नहीं, डीएमके से, सॉरी, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़कम नहीं, डीएमके से सपोर्ट ले लिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से सपोर्ट ले लिया। देन इसकी वजह से वो पावर में तो रहीं, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग द, और इसी टाइम पे वो क्या अपने लैंड रिफॉर्म्स जो था उन्होंने क्या कहा था कि हम लागू कर रहे हैं, तो उनको लागू करना स्टार्ट भी कर दिया। पहले जो कांग्रेस कमेटी थी उसने सिर्फ एडॉप्शन के लिए एक सलाह दी थी कि आप ये कर सकते हैं। फिर जैसे ही इलेक्शन हो उस टाइम पे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम लागू करेंगे। फिर इस टाइम पे जो थे उन्होंने लागू करना स्टार्ट भी कर दिया, जैसे उन्होंने सोशलिस्ट जो लैंड रिफॉर्म थे उनको करना स्टार्ट कर दिया, लैंड सीलिंग लगाना स्टार्ट कर दिया, और ये जो कांग्रेस जो डिपेंडेंट थी सीपीआई और डीएमके पे, उसको ये अपना डिपेंडेंस खत्म करना चाहती थी, इसलिए कांग्रेस ने कहा कि हम अपनी पार्टी को डिजॉल्व कर रहे हैं। रिजोल्यूशन कर दिया 1970 में, दिसंबर 1970 में। ये बहुत ज़्यादा बोल्ड मूव था। और फिफ्थ जनरल इलेक्शन कब होने थे, फरवरी 1971 में। आप देखिए इलेक्टोरल कंटेस्ट होने लगे, और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस आर के लिए तो ये तो बहुत घातक है, क्योंकि न्यू कांग्रेस एक सिर्फ फैक्शन था जो बहुत ज़्यादा वीक समझी जाती थी। लेकिन और एवरीवन, सबको ही समझता था कि रियल कांग्रेस में ही स्ट्रेंथ लाई करती है कांग्रेस पार्टी की, और कमांड जो करेगी इलेक्शन में वो कांग्रेस वो ही करेगी। इसलिए मैटर को, पूरी जो मैटर था उसको और वर्थ करने के लिए जो नॉन कम्युनिस्ट और नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने एक इलेक्टोरल अलायंस बना दिया, जैसे जिसको क्या कहा गया, ग्रैंड अलायंस। ग्रैंड अलायंस में कौन कौन सी पार्टी थी, एसएसपी थी, पीएसपी थी, भारतीय जनसंघ था, एंड स्वतंत्र पार्टी थी, एंड भारतीय क्रांति दल था। और ये सब पार्टी में आई। और जैसे रूलिंग पार्टी जो कांग्रेस आर थी उसने अलायंस किसके साथ बनाया, सीपीआई के साथ बनाया। देन अब हम देखते हैं कि जो न्यू कांग्रेस जो आई उसने एक उसके पास एक चीज़ थी जो अपोनेंट्स के पास नहीं थी, इसके पास जो था एजेंडा था और पॉजिटिव स्लोगन था। जैसे ग्रैंड अलायंस के पास कोई भी एक स्लोगन नहीं था जिससे लोग खुश हो पाए। इंदिरा गांधी ने कहा कि अपोजिट अलायंस के पास सिर्फ एक कॉमन प्रोग्राम है कि इंदिरा हटाओ, रिमूव इंदिरा, और उसके कॉन्ट्रास्ट में कहा कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जैसे कि गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। सो उन्होंने फोकस किया कि जो पब्लिक सेक्टर पे, और उन्होंने फोकस किया कि जो भी हमसे बचे हैं, जैसे इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन रूरल लैंड होल्डिंग एंड अर्बन पॉवर्टी, रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटी इन इनकम एंड पॉवर्टी, एंड एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रिंसली प्रिविलेजेज, ये सब उन्होंने का डिमांड रखी कि हम ये सब और करेंगे थ्रो गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट को जनरेट किया कि इनके बेसिस पे जो डिसएडवांटेजियस ग्रुप्स हैं जैसे कि लैंडलेस लेबर्स हो गए, दलित हो गए, आदिवासी हो गए, माइनॉरिटी हो गए, वुमेन हो गए, एंड अनएम्प्लॉयड यूथ हो गए। देन अब हम देखते हैं कि स्लोगन ऑफ जो गरीबी हटाओ जो था and the programs followed it were part of Indira Gandhi political strategy of building an independent nationwide political support। ये जो उनके एक प्रोग्राम में ही था, क्योंकि उनको सपोर्ट एक बेस गेन करना था ताकि वो इलेक्शन को ये जीत सकें। फिर आउटकम क्या हुआ और आफ्टर देन ये जो रिजल्ट आया लोकसभा के इलेक्शन में 1971 में, ये ड्रामेटिक था। कांग्रेस और सीपीआई का जो अलायंस था उसने कितनी पार्टी जीती थी, उसने पार्टी जीती थी 375 सीट्स, सॉरी उसने कितनी सीट जीती थी, उसने 375 सीट जीती थी। इसमें से जो 48.4% टोटल वोट्स सीपीआई और कांग्रेस के अलायंस को मिले था, और इसमें से इंडिपेंडेंटली 352 सीट्स कांग्रेस ने जीती थी, एंड 44% कांग्रेस आर, भैया आप कांग्रेस नहीं बचा, कांग्रेस आर 44% किसने जीती थी, 44% सीट्स जो थी वो किसने जीती थी, 44% सीट कांग्रेस आर ने जीती थी। और अब हम देखते हैं कि जैसे कांग्रेस ओ ने कितनी सीट जीती, और कांग्रेस ओ ने तो 1/4 से भी कम सीटें जीती थी जितनी इंदिरा गांधी की पार्टी ने जो सीट जीती थी उसका 1/4 से कम सीट भी किसने जीती थी, कांग्रेस ओ ने। और ये जो ग्रांड अलायंस है वो तो भैया ग्रांड फेलर निकला, उसने तो 40 सीटें से भी कम भी सीटें जीती। देन अब देखते हैं कि
जैसे ही सून आफ्टर 1971 का इलेक्शन हो गया, एक मेजर पॉलिटिकल मिलिट्री ब्रोक आउट हो गया, जैसे कि एक हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भार पड़ गया, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में क्या होने लगा, ईस्ट पाकिस्तान में जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे रिफ्यूजी आने लगे, रिफ्यूजी की वजह से हमारे यहाँ पे एक पॉलिटिकल सॉरी इकोनॉमिकल क्राइसिस होने लगी, जिसकी वजह से हमें मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ा ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को, ताकि उनको आज़ाद कराने के लिए, जिसकी वजह से हमने ये सब पढ़ चुके हैं हम। और ये क्राइसिस जो हुए थे जिसकी वजह से हमारा इंडिया और पाकिस्तान ने पाकिस्तान को डिफीट कर दिया, जिसकी वजह से ये जो इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई, और उनकी पार्टी ने जब स्टेट असेंबली इलेक्शन होने थे उसमें बहुत ज़्यादा सीटें गेन करती। 1972 में जब स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए उसमें बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा सीट मिल गई। जैसे पहले उसकी पॉपुलैरिटी थी कांग्रेस पार्टी की, वैसे ही पॉपुलैरिटी इंदिरा गांधी ने भी इस्टेब्लिश कर दी, जो भी सीटें खोई थी वो सारी सीटें कांग्रेस के हाथ में आ गई, और इंदिरा गांधी एक बहुत ज़्यादा एमिनेंट लीडर की तरह साबित हुई। और फिर जैसे दो सक्सेसिव इलेक्शन हुए सेंटर एंड अदर में, स्टेट में कांग्रेस पूरी तरह से रिस्टोर हो गई। कांग्रेस पावर में थी सभी स्टेट्स में ऑलमोस्ट, और सब जगह पॉपुलर थी, और वॉज आल्सो पॉपुलर डिफरेंट सोशल सेक्शन के बीच में भी ये पॉपुलर थी कांग्रेस पार्टी। देन अब देखते हैं कि जैसे रिस्टोरेशन क्या हुआ, बट क्या एक्चुअल वैसा ही रिस्टोरेशन हुआ जैसे पहले कांग्रेस होती थी। जैसे इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया, इंदिरा गांधी ने वॉज नॉट अ राइवल ऑफ ओल्ड कांग्रेस पार्टी, जो पहले पुरानी पार्टी थी, जो इंदिरा गांधी ने पार्टी का इंदिरा गांधी ने जो इस्टेब्लिश किया कांग्रेस को, क्या वो सेम थी ओल्ड कांग्रेस से? नहीं, ये उसे ओल्ड कांग्रेस से सेम नहीं थी, क्योंकि ये जो ओल्ड कांग्रेस थी वो बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिव थी, उसमें सोशल एंड आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स डिफरेंट टाइप्स के होते थे, और ये सोशल और वो बहुत ज़्यादा ओपिनियन को कल्मिनेट भी करती थी, सबको सुनती थी। बट ये जो कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी ने इस्टेब्लिश किया है, उसने री इन्वेंट कर दिया है पार्टी को, ना कि रीस्टोर कर दिया, उन्होंने दूसरी पार्टी ही बना दी है। इसमें ना तो अब आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप्स मिलेंगे, सिर्फ ये जो पॉपुलैरिटी इस पर डिपेंड करती है, सिर्फ इंदिरा गांधी की वजह से, सुप्रीम लीडर की वजह से पार्टी टिकी हुई है, और इसका वीक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ ही सेक्शन के बीच में ये फेमस है, जैसे डिसएडवांटेजियस ग्रुप्स के बीच में। देन हम देखते हैं कि जैसे ऑल काइंड्स ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट को ये अब कल्मिनेट नहीं कर पा रही थी, और इसमें कोई भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं था पार्टी में, इसमें लोगों में। और अब हम देखते हैं कि ये सिर्फ किसकी पार्टी बन गई थी, पुअर, वुमेन, दलित, आदिवासी एंड माइनॉरिटी सेक्शन की, ये लेफ्टिस्ट पार्टी बन गई थी। और जो और हम देखते हैं क्या, इंदिरा गांधी ने रीस्टोर तो किया कांग्रेस को, बट उसको पूरी तरह से उसका नेचर ही चेंज कर दिया, कांग्रेस सिस्टम को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब हम देखते हैं कि जैसे न्यू कांग्रेस जो थी उसके पास कैपेसिटी नहीं थी सारे टेंशन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने की। अब हम देखते हैं कि जो इंदिरा गांधी को अज्यूम्ड अ पोजीशन अनप्रेसिडेंटल पॉलिटिकल अथॉरिटी डिस्पाइट बीइंग मोर पॉपुलर, द न्यू कांग्रेस did not have the kind of capacity to absorb all tension and conflicts that Congress systems were known for. While the Congress consolidated its position and Indira Gandhi assumed a position of unprecedented political authority. इसमें ये कहा गया है कि चाहे जितना भी हो तब भी कांग्रेस जो इंदिरा गांधी जो एक ऐसी लीडर की तरह उभर के हैं जिसको कोई भी टैकल नहीं कर सकता, जो उनके प्लेस को ले ही नहीं सकता, कोई ऐसी लीडर उभर के आई थी उस टाइम पे। और बस ये इतना ही है। द पॉपुलर अनरेस्ट एंड मोबिलाइजेशन अराउंड इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेप्रिवेशन कंटिन्यू टू ग्रो। द पॉपुलर अनरेस्ट एंड मोबिलाइजेशन अराउंड इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आप इंदिरा गांधी ने कह तो दिया कि भैया चलो हमने गरीबी हटाओ, बट गरीबी हटी नहीं इस टाइम पे, ये इसमें बात की जा रही है। So I had completed this chapter also. So I want to see that if you are liking my video, then please like it, and if you are really liking it, then subscribe my channel. Thank you so much.